हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में ये फर्स्ट लेक्चर है। हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का जो कंप्लीट सिलेबस है वो केवल 8 चैप्टरों में पूरा किया जा सकता है और उन 8 चैप्टरों को पूरा करने के बाद हम ज्योग्राफी का लगभग सभी पोर्शन कवर कर लेंगे। तो देखिए, हम अगर 8 चैप्टर पूरे करेंगे तो उसमें हमें फ़ायदा ये होगा कि हम 1 बाई 1 चैप्टर कंप्लीट करते चलेंगे और जब चैप्टर कंप्लीट होते जाते हैं तो 8 चैप्टर की बात है ना, इतना हम कर सकते हैं। अब उसके अलावा आज के इस लेक्चर में सबसे पहले तो हम यही डिस्कस करेंगे कि ज्योग्राफी को किस तरीके से पढ़ना है और उसके बाद मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊँगा, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, आपको इतनी तो नॉलेज होगी ही कि जो ज्योग्राफी होता है वो हम 2 कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, एक वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में और एक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। यानी एक होता है विश्व का भूगोल, एक होता है भारत का भूगोल, है ना। अब इसमें क्या होता है कि जब हम विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो इसमें विश्व का भूगोल हो या भारत का भूगोल हो, ये दोनों ही कुछ इन 2 पार्ट में कवर हो जाता है। यानी एक ज्योग्राफी होती है फिजिकल ज्योग्राफी, एक ज्योग्राफी होती है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी में भौतिक भूगोल, यानी जिस चीज़ को हम छू सकते हैं, है ना कहीं उसको हम टच करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मानव भूगोल में वो चीज़ें हैं तो सही, लेकिन एग्जैक्टली टच वगैरह नहीं होता, बस वो होती हुई दिखाई देती है। जैसे जनसंख्या कितनी है, ये कैलकुलेशन है, बट हम कैलकुलेशन को थोड़ी टच करेंगे कि इतनी है ना। तो कुल मिला के ये टेंजिबल है, ये नॉन टेंजिबल है, ठीक है। अब उसके बाद जो तुम्हारे चैप्टर्स हैं, इसमें चैप्टर्स में अगर हम बात करें तो देखिए, अगर भौतिक भूगोल में बात करें तो भौतिक भूगोल में कुल 4 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 4। और अगर हम ह्यूमन मानव भूगोल की बात करें तो इसमें भी कितने हैं? 4। यानी ये 8 चैप्टर टोटल हो जाते हैं। और जब आप 8 चैप्टर को पूरा पढ़ लेते हैं तो ये भूगोल यानी ज्योग्राफी कंप्लीट करता है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता भी होगा कि जो लिथोस्फीयर है, एक चैप्टर ये हो गया, एटमॉस्फेयर सेकंड चैप्टर, हाइड्रोस्फीयर थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर बायोस्फीयर। अब एक्चुअल में लिथोस्फीयर में क्या क्या आएगा? तो लिथोस्फीयर में आपके पहाड़, पर्वत, पठार, ज्वालामुखी और घास के मैदान और जो तुम्हारे मरुस्थल हैं, है ना, डेजर्ट है। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो सरफेस पे पाई जा रही हैं, लेकिन उनका संबंध ना तो वाटर से है ना एयर से है, तो वो लिथोस्फीयर में आता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है लिथोस्फीयर क्या है, तो आपका वो जवाब यही देना है कि वो स्थलमंडल है हिंदी में। लेकिन उसके अलावा क्या, कि देखिए जो भी सरफेस पर है, वायु एयर के अलावा और वाटर के अलावा, है ना, वो हम लिथोस्फीयर के अंदर पढ़ते हैं, ठीक। उसके अलावा हमारा सेकंड चैप्टर वायुमंडल है, तो वायुमंडल में हम एयर के बारे में पढ़ते हैं कि एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर कहाँ कितनी है, कितना प्रेशर कहाँ है। उसके बाद ये आता है हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर में क्या पढ़ते हैं हम? जलमंडल। तो जो भी जल से संबंधित चीज़ है, जैसे मान लीजिए महासागर है, नदी है, ये सब पढ़ते हैं ना। बायोस्फीयर में क्या पढ़ेंगे भाई? बायो मतलब जैव और स्फीयर मतलब मंडल। तो जैव मंडल यानी जो वनस्पति है, जीव जंतु है, ये किसके कौन से चैप्टर में आता है? 4th चैप्टर में। उसके अलावा 5th चैप्टर हो जाता है हमारा जनसंख्या, 6th चैप्टर हो जाता है हमारा बस्ती, और उसके बाद जो 7th चैप्टर है वो आर्थिक भूगोल, और 8th चैप्टर में हम पढ़ते हैं सांस्कृतिक भूगोल को, ठीक। तो इस तरीके से हम 8 चैप्टर्स में विश्व का भूगोल हो या भारत का भूगोल हो, दोनों को कवर कर सकते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ टर्म्स बताने वाला हूँ। यानी हम अब जो है, ये तो हमने सिलेबस पढ़ लिया, सिलेबस के अलावा अब हम अपना फर्स्ट लेक्चर जो थोड़ी सी नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर करूँगा, और उसके बाद आपकी ये क्लासेस लगातार ऐसे ही चलती रहेंगी, ठीक। तो शुरू करते हैं, है ना, देख लेते हैं उसे भी। तो देखिए, ये यहाँ से नीचे जितना भी पोर्शन है, मतलब यहाँ से नीचे वो आपका सिलेबस है ना। लेकिन यहाँ से आपका ये फर्स्ट लेक्चर शुरू हो जाता है। अब इसमें क्या पढ़ना होता है? देखिए, जब हम ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू करते हैं तो आपने भी कभी ना कभी ज्योग्राफी को जब स्टार्ट किया होगा तो आपने सबसे पहले तारे, ग्रह, ये सूर्य वूर्य के बारे में पढ़ा होगा, है ना। लेकिन इनके बारे में क्यों पढ़ना है? क्या ये ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में है? तो देखिए, अगर हम बात करें पूरे ब्रह्मांड की,
कि हमें ब्रह्मांड की स्टडी करनी है, तो हम ब्रह्मांड की स्टडी करते हैं किसमें, कॉस्मोलॉजी में। किसमें करते हैं, कॉस्मोलॉजी में, ठीक है। अगर हम ब्रह्मांड की स्टडी करते हैं तो हम ब्रह्मांड की स्टडी करते हैं कॉस्मोलॉजी में। लेकिन अगर हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी का अध्ययन करते हैं हम ज्योग्राफी में, ठीक। अब ये टर्म जो है एग्ज़ाम में पूछी गई है कि कॉस्मोलॉजी का संबंध किससे है, और उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे कि कॉस्मोलॉजी का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से सही है, तो वो आपको विकल्प चुनना होगा। अब कॉस्मोलॉजी में 2 वर्ड है, एक है कॉस्मो, एक है लॉजी। तो कॉस्मो वर्ड कॉस्मोस से बना है और लॉजी वर्ड का मतलब है स्टडी। तो कॉस्मोलॉजी यानी कॉस्मोस, कॉस्मोस क्या होता है, ब्रह्मांड, और स्टडी लॉजी मतलब स्टडी। तो यानी कॉस्मोलॉजी का मतलब किससे हो गया, ब्रह्मांड के विज्ञान से। अगर आपसे कोई पूछता है कि कॉस्मोलॉजी का संबंध किससे है, तो आप बता सकते हैं कि कॉस्मोलॉजी में वर्ड है कॉस्मो और लॉजी, कॉस्मो फॉर कॉस्मोस और लॉजी फॉर अध्ययन, स्टडी। तो यानी कॉस्मोस का अध्ययन, यानी कॉस्मोस मतलब ब्रह्मांड का अध्ययन, ठीक है। उसके बाद 2 टर्म और हैं, जैसे एक एस्ट्रोनॉमी है और एक एस्ट्रोलॉजी है ना। एक एस्ट्रोनॉमी है और एक एस्ट्रोलॉजी है। तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजिस्ट में क्या अंतर होता है, देखिए, आपने एस्ट्रोनॉट शब्द सुना है। अगर आपने एस्ट्रोनॉट सुना है तो आपको ये भी पता होगा कि एस्ट्रोनॉट का वर्क क्या होता है। वो क्या करते हैं, स्पेस के बारे में जानकारी कलेक्ट करते हैं, है ना, कि कौन सा ग्रह कहाँ है, कौन से ग्रह की क्या मूवमेंट है, कौन सा ग्रह, यानी वो कंप्लीट स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, कंप्लीट स्टडी। लेकिन अगर हम बात करें जो तुम्हारे एस्ट्रोलॉजर हैं, तो एस्ट्रोलॉजर का जो वर्क होता है वो केवल और केवल ग्रहों, नक्षत्रों और तारों की मूवमेंट, यानी कि वो किस गति में है, किस स्थिति में गति कर रहे हैं। आपने सुना भी होगा कि अभी आपका शनि जो है वो भारी है, अभी आपका राहु भारी है, अभी आपका केतु भारी है। तो ये सब क्यों है, क्योंकि एक टाइम पे ये मूवमेंट करी, यानी एक टाइम पे इनकी जो स्थिति है, यानी जो एक टाइम पे वो घूम के कहीं पहुँचे हैं, तो वो मूवमेंट ने ही इस विज्ञान को ज्ञान दिया, है ना। तो अगर आपका कोई कुंडली बनाता है तो कुंडली वो ये देखकर बनाता है कि कौन सा ग्रह किस स्थिति में है, किस स्थिति में है। तो अब सिंपली तीनों टर्म को देख लेते हैं। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोस प्लस लॉजी यानी ब्रह्मांड का अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी, तारों, नक्षत्रों, ग्रहों की मूवमेंट की गति का अध्ययन, ठीक। एस्ट्रोनॉमी, तारों, आकाशगंगा, ग्रहों का कंप्लीट अध्ययन, है नी। यानी एस्ट्रोनॉट जैसे मान लो मंगल ग्रह पर गया है तो वो मंगल ग्रह के बारे में कंप्लीट नॉलेज रखेगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।